हेलो गाइज, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा पर्यावरण। आपका चैप्टर नंबर 13 है और आपका चैप्टर नंबर जो 12 है वो कंप्लीट हो चुका है गाइज। उसका आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। 5 क्वेश्चन है वो आज शाम तक आपके अपलोड हो जाएंगे, इसलिए आप लोग परेशान नहीं होइएगा। और नेक्स्ट ये लास्ट चैप्टर है, आप लोगों के एग्ज़ाम भी आ गए और आप लोगों की पढ़ाई तो अच्छी चलती होगी गाइज। और अगर कोई भी चैप्टर पढ़ना है फिर से, अगर जो कोई ना समझ में आया हो चैप्टर, तो आप लोग बता सकते हैं कि लाइट का चैप्टर है आपका। और जो फिजिक्स वाला पार्ट कोई भी हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, कि कोई भी पार्ट अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उस चैप्टर को हम फिर से पढ़ा देंगे आपको, उसके क्वेश्चन आंसर करा दूंगी। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। हम पर्यावरण शब्द से परिचित हैं। इस शब्द का प्रयोग टेलीविज़न पर, समाचार पत्रों में तथा हमारे आसपास के लोगों द्वारा प्रायः किया जाता है। हमारे बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि अब वह पर्यावरण वातावरण नहीं रहा जैसा कि पहले था। दूसरे कहते हैं हमें स्वास्थ्य पर्यावरण में काम करना चाहिए। पर्यावरणीय समस्याओं पर चर्चा के लिए विकसित एवं विकासशील देशों के वैश्विक सम्मेलन भी नियमित रूप से होते रहते हैं। इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न कारक पर्यावरण में किस प्रकार अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा हम पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं। मतलब जो इंसान जो है, तो जो पर्यावरण में जैसे कोई भी कार्य करता है, जो कोई भी कार्य, जो भी घर में काम करते हैं, अपन ऑफिस में काम करते हैं, फैक्ट्रियों हैं, हॉस्पिटल हैं, जो भी जहाँ भी काम होता है, उससे जो कचरा निकलता है, उससे जो तो पर्यावरण में क्या इफेक्ट पड़ते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है, उससे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और हमारे आसपास जो वातावरण है उसमें क्या प्रभाव पड़ता है। 13.1 देखिए, परितंत्र और इसके संगठक क्या हैं। सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव एवं मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है तथा प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से परितंत्र बनाते हैं। अतः एक परितंत्र में सभी जीवों के जैव घटक तथा अजैव घटक होते हैं, यानी कि जो जीवित, जैव यानी जो जीवित है, अजैव यानी जो जीवित नहीं है। भौतिक कारक है, भौतिक कारक में क्या है, अजैव घटक आपका क्या क्या है, इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, आप लोग तो खुद ही पढ़ाई करते होंगे। जो इम्पोर्टेंट जो कीवर्ड्स है उसे नोट करना है आपको, जो है तो नोटबुक और अपनी पेन लेके बैठना है जब भी पढ़ाई करिए। और रीडिंग हमेशा कंटिन्यू करना है, ऐसा नहीं करना कि कल हम कर लेंगे। कल तो कभी आता ही नहीं गाइस, जब भी है आज करना है तो आज ही ये काम कंप्लीट करना है। आपके अजैव घटक में क्या क्या है, ताप, वर्षा, वायु, मृदा एवं खनिज इत्यादि अजैव घटक हैं। उदाहरण के लिए यदि आप बगीचे में जाएं तो आपको विभिन्न पौधे जैसे घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, सूर्यमुखी जैसे फूल वाले सजावटी पौधे तथा मेढक, कीट एवं पक्षी जैसे जंतु दिखाई देंगे। यह सभी क्या है, सजीव हैं, परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा इनकी वृद्धि, जनन एवं अन्य क्रियाकलाप परितंत्र के अजैव घटकों द्वारा प्रभावित होती हैं। अतः यह बगीचा एक परितंत्र है। वन, तालाब तथा झील परितंत्र के अन्य प्रकार के ये प्राकृतिक परितंत्र हैं, जबकि बगीचा तथा खेत मानव निर्मित कृत्रिम परितंत्र है। 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि कौन सा जो है तो आपका कृत्रिम है, मानव निर्मित, तो आपका कौन कौन सा, बगीचा है और खेत है। और प्राकृतिक रूप से कौन सा है, तो आपका तालाब है, झील है और प्राकृतिक वन संपदा जो वन है वो सब क्या है आपके, जो है तो प्राकृतिक हैं। और कृत्रिम में क्या हो गया आपका, खेत हो गया, खेत, बगीचा हो गया, खेत हो गया। हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक वर्गों में बांटा गया है। मतलब इसको 3 भागों में बांटा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक वर्गों में बांटा गया। आइए स्मरण करने का प्रयास करें जो हमने स्वनिर्वाह परितंत्र स्वयं बनाया था। कौन से जीव सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ जैसे कि शर्करा, चीनी एवं मंड का निर्माण कर सकते हैं। सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है इसी वर्ग में आते हैं तथा उत्पादक कहलाते हैं।
क्रियाकलाप 13.1 संभवतः है आपने एक जल जीवशाला या एक्वेरियम देखी होगी। आइए इसे बनाने का प्रयास करते हैं। जल जीवशाला बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा? मछलियों को तैरने के लिए पर्याप्त स्थान, एक बड़ा जार भी ले सकते हैं। जल में क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन एवं भोजन। हम एक वायु पंप या वातित्र द्वारा ऑक्सीजन पंप कर सकते हैं तथा मछली का भोजन बाजार में उपलब्ध होता है। यदि हम इसमें कुछ पौधे लगा दें तो यह एक स्वनिर्वाह तंत्र बन जाएगा। क्या आप सोच सकते हैं कि यह कैसा होता है? एक जल जीवशाला मानव निर्मित परितंत्र का उदाहरण है। क्या हम जल जीवशाला बनाने के उपरांत इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं? यदा कदा इसकी सफाई की आवश्यकता है। बिल्कुल सफाई की आवश्यकता होती है गाइस। एक्वेरियम रखेंगे तो उसकी सफाई करनी होगी। क्या हमें इसी प्रकार तालाबों एवं झीलों की सफाई भी करनी चाहिए? क्यों और क्यों नहीं? क्योंकि हमारे जो आसपास का इन्वायरमेंट है उसे साफ और स्वच्छ बनाए रखने के लिए कि वो जो तालाब है उसका जल जो है तो स्वच्छ रहे, तो वहाँ पर गंदगी नहीं फैलाना है और जो है तो वहाँ पर जो कचरा हो उसे क्या करना है? सफाई कराना है। उसी से क्या होगा? साफ सफाई होगा, जो हमारे आसपास का वातावरण क्या हो जाएगा? सुरक्षित हो जाएगा, शुद्ध होगा। सभी जीव प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। सभी जीव किसमें जो है तो उत्पादक ऊपर निर्भर करते हैं। ये जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं। उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता को मुख्यतः शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी एवं परजीवी में बांटा गया है। अब देखिए ये जो है तो कितने भागों में बांटे गए हैं? 4 भागों में। शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं तथा सर्वाहारी हैं, जो सब कुछ खाते हैं। परजीवी में परजीवी जो आपके सूक्ष्म जीव हैं, जैसे आपके बैक्टीरिया हो गया और क्या हो गया? कवक हो गया, फंगस हो गया। क्या इनमें से प्रत्येक प्रकार के वर्ग के उदाहरण बता सकते हैं कि कौन से शाकाहारी हैं, कौन मांसाहारी है, कौन सर्वाहारी है? ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जब आप जल जीवशाला को साफ करना छोड़ दें तथा कुछ मछलियां एवं पौधे इसमें मर भी गए, तो क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक जीव मरता है? जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। ये सूक्ष्म जीव अपमार्जक हैं क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। जो सूक्ष्म जीव अपमार्जक होते हैं तो क्या होते हैं? जो जटिल अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उसमें क्या करते हैं? उन्हें सरल जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है उसे क्या करते हैं? सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, जो मिट्टी भूमि में चले जाते हैं तथा पौधों द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। फिर उसके बाद जब अकार्बनिक पदार्थ में बदल जाएंगे तो मिट्टी में चले जाएंगे, फिर मिट्टी से फिर पौधे द्वारा क्या करेंगे? उपयोग में लाई जाएगी। इनकी अनुपस्थिति में मृत जंतुओं एवं पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सूक्ष्म जीव नहीं होंगे तो कौन जो कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में कौन बदलेगा और फिर कैसे होगा? इसलिए इन्वायरमेंट जो पर्यावरण उसका क्या है? सभी कुछ नुकसान होने लगेगा। इसलिए जो है तो इस प्रकृति में इन्वायरमेंट में सभी जीवों की आवश्यकता है। क्या अपमार्जकों को न रहने पर भी मृदा की प्राकृतिक पुनः पूर्ति होती रहती है? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि उसे जो है तो चेंज कौन करेगा? नहीं तो जैसे कचरा फेंकेंगे वैसे ही पड़े रहेगा। आप सब्जी का छिलका देखिए, आप फेंक दीजिए, कुछ दिन बाद देखिए वो धीरे धीरे क्या होता है? गल जाता है और फिर उस किसमें दूसरी चीज़ों में परिवर्तित हो जाता है। क्रियाकलाप 13.2 जल जीवशाला बनाते समय क्या आपने इस बात का ध्यान रखा है कि ऐसे जलीय जीवों को साथ न रखें जो दूसरों को खा जाए? अन्यथा क्या हुआ होता है? अगर एक जीव दूसरे को खा लेगा तो फिर कैसे इन्वायरमेंट के ये जो चलता रहता है क्रम तो कैसे चलेगा? समूह बनाइए और चर्चा कीजिए कि उपरोक्त समूहों में जीव एक दूसरे को किस प्रकार निर्भर करते हैं। मतलब एक जीव दूसरे के ऊपर किस प्रकार से डिपेंड होते हैं। जलीय जीवों के नाम उसी क्रम में लिखिए जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है तथा एक ऐसी श्रृंखला स्थापित कीजिए जिसमें कम से कम 3 चरण हो। जैसे आपके क्या है? पावक जो ये होते हैं, पादप प्लावक होते हैं, उसे कौन खाती है? मछली खाती है। फिर मछली को जो कौन खाती है? बड़ी मछलियाँ खाती हैं। बड़ी मछलियाँ फिर कौन खाता है? मगरमच्छ खाता है। इस प्रकार से क्या होता है? ये एक क्रम चलता रहता है। जो छोटे छोटे कीट हैं उनको भी मछलियाँ खाती हैं, फिर मछलियों को जो है तो बड़ी मछलियाँ खाती हैं। क्या आप किसी एक समूह को सबसे अधिक महत्व का मानते हैं?
क्यों अथवा क्यों नहीं। देखिए किसी एक ही चीज़ का सबसे ज़्यादा महत्व नहीं देंगे। अगर एक ही चीज़ का महत्व देंगे तो इन्वायरमेंट का जो संतुलन हो क्या होगा, बिगड़ेगा। आहार श्रृंखला एवं जाल। अब देखिए ये आहार श्रृंखला जो है तो किस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड होते हैं। देखिए 13.1 में किस प्रकार प्राकृतिक में आहार श्रृंखला किस प्रकार से है, फिर वन में, फिर घास में और तालाब में 4 प्रकार से दिए हुए हैं। तो ये देखिए ABC 3 प्रकार से दिए हुए हैं। ये जो है तो प्रकृति में जो पेड़ पौधे बने हुए हैं, फिर पेड़ पौधों को कौन खाता है, हिरन खाता है। हिरन को कौन खाता है, देखिए यहाँ पर शेर खाता है। फिर भी क्या है, वन है। वन में क्या है, ये जो है तो पौधे हैं, पौधों को कौन खा रहा है, टिड्डा है। जैसे फसल कोई उगा रहे हो क्या है, वन, उनको टिड्डा खाता है। टिड्डा को कौन खाता है, मेढक। मेढक को कौन खाता है, सांप। सांप को कौन खाता है, बाज खाता है। इस प्रकार ये एक दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। फिर सी में देखिए घास के मैदानों में क्या है, तो घास के मैदान या तालाब में क्या होता है, तालाब में छोटे छोटे जो है तो पादप प्लावक होते हैं। पादप प्लावक को कौन है खा रहा है, बिच्छू खा रहा है। बिच्छू को कौन खा रहा है, मछली। मछली को कौन खा रहा है, ये बाज खा रहा है। इस प्रकार से ये श्रृंखला चलती रहती है। आहार श्रृंखला एवं जाल यानी एक दूसरे के ऊपर ये सभी डिपेंड होते हैं। क्रियाकलाप 13.4 में हमने जीवों की एक श्रृंखला बनाई थी जो एक दूसरे का आहार करते हैं। विभिन्न जैविक स्तरों का भाग लेने वाले जीवों की यह श्रृंखला आहार श्रृंखला या 13.1 का निर्माण करती हैं। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी एवं पोषी स्तर बनाते हैं। स्वपोषी अथवा उत्पादक प्रथम पोषी स्तर हैं तथा सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी स्तर, छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीय उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर तथा बड़े मांसाहारी अथवा तृतीय उपभोक्ता चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। हम जानते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत का कार्य करता है। यानी कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे क्या हमें मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिससे कि हमारी बॉडी क्या करती है, कार्य करती है तथा विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। अतः पर्यावरण के विभिन्न घटकों की परस्पर अन्योन्य क्रिया में निकाय के एक घटक से दूसरे में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। यह ऊर्जा संसार के संपूर्ण जैव समुदाय के सभी क्रियाओं के संपादन में सहायक है। स्वपोषी के ऊर्जा विषमपोषी एवं अपघटकों तक जाती हैं। जैसा कि ऊर्जा के स्रोत नामक पिछले अध्याय में हमने जाना था कि जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है तो पर्यावरण में ऊर्जा की कुछ मात्रा का अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में ह्रास हो जाता है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह का विस्तृत अध्ययन किया गया तथा यह पाया गया कि एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधों की पत्तियां द्वारा प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है। कुछ मात्रा का उपयोग पाचन, विभिन्न जैव कार्य में वृद्धि एवं जनन में होता है। खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है तथा अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है। क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण की होती है। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है कि चौथे पोषी स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक होती है। देखिए इसमें पोषी स्तर किस प्रकार से पिरामिड के अनुसार बनता है। सबसे पहले क्या है, उत्पादक के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी रहेगी, ऊर्जा रहेगी। फिर प्राथमिक उपभोक्ता लेगा तो प्राथमिक उपभोक्ता के पास, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता। यानी कि जितना ऊंचे जाते जाएंगे उतनी ही ऊर्जा की मात्रा उसे कम मिलती जाएगी। और जो सबसे पहले जैसे प्राथमिक उपभोक्ता है उन्हें ज़्यादा मिलेगी, फिर उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता का, उसके बाद तृतीय उपभोक्ता को मिलेगी।
विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में काफ़ी अंतर होता है। आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 अथवा अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनाते हैं। अतः एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखाविंत होते हैं तथा शाखाविंत श्रृंखलाओं का एक जाल बनाते हैं, जिसे आहार जाल या चित्र में देखिए इस प्रकार से आहार जाल, जो एक दूसरे को सब खाते रहते हैं, वो क्या है? आहार जाल है। अनेक प्रकार के श्रृंखलाओं से बना आहार जाल, ये देखिए प्राकृतिक रूप से है। फिर यहाँ तालाब है, यहाँ जंगल है, यहाँ जो होती है, ये सब क्या है? कौन किसके ऊपर डिपेंड है? सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है और किस प्रकार से एक दूसरे को खाते हैं और अपना भोजन जो है तो ग्रहण करते हैं। तो ऊर्जा प्रवाह के चित्र 13.4 से 2 बातें स्पष्ट होती हैं कि पहली, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक अथवा एक ही दिशा में होती है। स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा और सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती तथा शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी जीवों को उपलब्ध नहीं होती हैं, जैसे कि यह विभिन्न पोषी स्तरों का क्रमिक स्थानांतरित होती हैं एवं अपने से पहले स्तर के लिए उपलब्ध नहीं होती हैं। दूसरी, प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की हानि के कारण प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा में उत्तरोत्तर ह्रास होता है। ये देखिए किस प्रकार से। सबसे पहले एक परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का आरेख बनाइए। जब ऊर्जा प्रवाह का जब बनाना होगा तो आपको किस प्रकार से बनाना है? सबसे पहले सूर्य के प्रकाश से क्या है, जो सभी इन्वायरमेंट है सभी को ऊर्जा मिलती है। फिर उसमें क्या है? फिर उसके बाद उत्पादक है, उसके बाद क्या है? शाकाहारी, शाकाहारी के बाद क्या है? मांसाहारी, मांसाहारी के बाद क्या है? शीर्ष मांसाहारी। इस प्रकार से इसका क्या बनेगा? एक परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का आरेख। मान लीजिए ऊर्जा प्रवाह का आरेख कोई भी आ जाए तो आप लोगों को ध्यान में रखना कि किस प्रकार से बनाना है। आहार श्रृंखला का एक दूसरा आयाम यह भी है कि हमारी जानकारी के बिना ही कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला से होते हुए हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि जल प्रदूषण किस प्रकार होता है। इसका एक कारण है कि विभिन्न फसलों को रोग एवं पीड़कों से बचाने के लिए पीड़कनाशक एवं रसायनों का अत्यधिक उपयोग करना है। ये रसायन बहकर मिट्टी में अथवा जल के स्रोत में चले जाते हैं। मिट्टी से इन पदार्थों का पौधों द्वारा जल एवं खनिजों के साथ साथ अवशोषण हो जाता है तथा जलाशयों में यह जलीय पौधों एवं जंतुओं में प्रवेश कर जाते हैं। यह केवल एक तरीका है जिससे वे आहार श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, क्योंकि ये पदार्थ अजैव निम्नीकरण है। यह प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित होते जाते हैं, क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्षस्थ है, अतः हमारे शरीर में यह रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं। इसे जैव आवर्धन कहते हैं। यही कारण है कि हमारे खाद्यान्न जैसे गेहूं तथा चावल, सब्जियां, फल तथा मांस में पीड़क रसायन के अपशिष्ट विभिन्न मात्रा में उपस्थित होते हैं। उन्हें पानी से धोकर अथवा अन्य प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता। जो रसायन भोज्य पदार्थों में आ जाते हैं, पेड़ पौधों से अवशोषित कर लिए जाते हैं। जो फल है, गेहूं है, चावल है, कोई भी चीज़ है, अगर उसी जो चीज़ हम खाते हैं उसी में चला गया तो उसे धो करके अलग नहीं किया जा सकता है। ये है, तो इसीलिए क्या होता है, जैव आवर्धन कहते हैं। मतलब जैव आवर्धन मतलब ये बढ़ता जाता है, जैसे जैसे उच्च स्तर पर पहुंचेगा वैसे वैसे इसकी मात्रा क्या होगी, रासायनिक जो रसायन है क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। फिर 13.3 में देखिए क्या है कि समाचार पत्रों में तैयार खाद्य सामग्री अथवा भोज्य पदार्थों में पीड़क एवं रसायनों की मात्रा के विषय में प्रायः ही समाचार छपते रहते हैं। कुछ राज्यों ने इन पदार्थों पर रोक भी लगा दी है। इस प्रकार की रोक के औचित्य पर चर्चा कीजिए। आपके विचारों में इन खाद्य पदार्थों में पीड़कनाशियों का स्रोत क्या है? क्या यह पीड़कनाशी अन्य खाद्य स्रोतों के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच सकते हैं? किन उपायों द्वारा शरीर में इन पीड़कनाशियों की मात्रा कम की जा सकती है? चर्चा कीजिए। हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं?
हम सब पर्यावरण को समेकित भाग हैं। पर्यावरण में परिवर्तन हमें प्रभावित करते हैं तथा हमारे क्रियाकलाप गतिविधियां हमारे चारों ओर के पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। कक्षा 9 में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इस भाग में हम पर्यावरण संबंधी 2 समस्याओं के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। वे हैं ओजोन परत का अपक्षय तथा अपशिष्ट निपटान। इसमें 2 चीज़ अपने को पढ़ना है कि ओजोन परत का किस प्रकार से अपक्षय होता है, नुकसान होता है, तथा ये जो अपशिष्ट जो निकलते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट हो गया, आपका हॉस्पिटल का अपशिष्ट हो गया, जो घर का अपशिष्ट हो गया, फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, जितने भी कहीं भी देखिए जितनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है जिसमें से कि अपशिष्ट पदार्थ ना निकलता हो। तो उनका सबका निपटान किस प्रकार से किया जाएगा। गाइस अब आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद कल पढ़ेंगे अपन ये 13.21 ओजोन परत तथा यह किस प्रकार अपक्षयित होती हैं, मतलब ओजोन परत किस प्रकार से अपक्षयित होती है। गाइस आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आप लोग पढ़ाई अच्छी ही करते होंगे गाइस। हमारा पूछना काम है कि कैसी चल रही है, और आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और हमारे क्लास को लाइक करिए गाइस, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कल ये कंप्लीट होगा चैप्टर, और परसों इसके क्वेश्चन आंसर करवा दूंगी। इसके बाद बस आपका एक बायो वाला बचेगा चैप्टर, उसे भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि कोशिश करूंगी कि 10 जनवरी के अंदर अंदर सब कंप्लीट हो जाए। आप लोगों का रिवीजन कैसे चल रहा है गाइस, आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिए थोड़ा। थैंक यू।